अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 देखेंगे जो अकाउंटिंग साइकिल्स है, एक्रूअल्स एंड डेफरल्स का। हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज या एक्रूअल्स एंड डेफरल्स उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जब हम डिफरेंट तरह के एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। आइदर हमने पेमेंट पहले कर दी हो और उसकी हमने सर्विसेज बाद में ले रहे हों, या हमने सर्विसेज पहले दे दी हों और उनके रेवेन्यू या उनके एक्सपेंसेस का हम बाद में एडजस्टमेंट कर रहे हों। यानी ट्रांजेक्शन्स हम उन एडजस्टिंग एंट्रीज उस टाइम पे कह जाते हैं जब रेवेन्यू या एक्सपेंसेस हमारे पास मोर देन 2 अकाउंटिंग पीरियड में अफेक्ट कर रहे हों। हम उस टाइम पे एंट्रीज को एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं और इनका मेजर पर्पस यही होता है कि हम एक प्रॉपरली रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के एक प्रॉपर रिकॉर्ड अमाउंट उनके अमाउंट के एक प्रॉपर उनको रिकॉर्ड में अप्रोप्रिएट तरीके से मैनेज कर सकें। हमारे पास ज़रूरत इस टाइप लिए पड़ जाती है कि जब भी हम अगर एडजस्टमेंट हम मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड्स में एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं और उनको जब हम डिफरेंट टाइम पे एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं रिकॉर्ड में, तो कुछ ना कुछ हमारे पास जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं उनकी कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होती हैं कि हमने उनकी पहले पेमेंट कर दी होती है और हमें बाद में मिल रहे होते हैं, तो हम उन्हें रिसीव कर रहे होते हैं उनका हम बेनिफिट्स, या हम पहले एक्सपेंस कर देते हैं उनको हम बाद में उनकी हम हासिल कर लेते हैं उनके बेनिफिट्स, या हम ये कह सकते हैं कि हम उनकी अमाउंट हम पहले रिसीव कर लेते हैं और हमें उनको रिटर्न ऑन हमें उनका चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। यानी अब इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज की ज़रूरत हमें उस टाइम पे पड़ती है जब रेवेन्यू या एक्सपेंसेस मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में अफेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने रेंट अपना किसी हाउस का ये रेंट है जो मैंने पे कर दिया है, वो मैंने 2 इयर्स का पे कर दिया है, तो मैं उस 2 इयर्स तक उस घर में मेरा राइट रह सकता है कि मैं रह सकती हूँ, और वो हमारे पास मैं उसको अपने अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में करूँगी तो वो मेरा एसेट काउंट हो जाएगा कि मैंने ऑलरेडी उसको पेमेंट कर दी है। या अगर मैंने कोई किसी अब मेरा कोई वेज है जिसे मैं अपना वेजेस प्रोवाइड करनी है, मेरा कोई वेजर है या कोई मेरा लेबर है जिसे मैंने अपनी पेमेंट कर दी है, तो ये अगर उससे मैंने सर्विसेज ले ली हैं थ्रू आउट दी टाइम पीरियड ईयर के लिए, तो मैंने उसको और अभी तक उसकी पे नहीं दी, तो ये मेरे पास पेएबल बन जाती है जिसे मैंने लाजमी तौर पे वो पेमेंट देनी होती है अकाउंटिंग पीरियड में। तो इन शॉर्ट ये कि हम कह सकते हैं कि हम इसको प्रॉपर राइट अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स के लिए या राइट अमाउंट ऑफ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्टली शो करने के लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। हमारे पास डिफरेंट तरह की एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जिसमें हम अपनी एडजस्टमेंट्स की टाइप्स की डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली मेजर 2 टाइप्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमने अपनी कैश पहले पे कर दिया है अपने रेवेन्यू एक्सपेंस रिकग्नाइज करने से, और सेकेंडली हमारा बनता है कि हम पेमेंट बाद में करते हैं उनको एक्सपेंस और ये रिकग्नाइज करने के बाद। यानी हमने कैश पहले दे दिया है, अभी तक हमने उसका एक्सपेंस या रेवेन्यूज नहीं लिया, यानी मैंने ऑलरेडी रेंट थ्रू आउट द ईयर का पे कर दिया है, अभी तक मुझे इसका बेनिफिट हासिल नहीं हुआ है, अभी वो अगला नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर में मेरे पास मौजूद है। और मैंने पहले हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि मैंने सर्विसेज हासिल कर ली हैं किसी लेबर की और मैंने उसको कैश पेमेंट बाद में की, जिसको हमारे पास दोनों टाइप्स हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस ऑन अनअर्न्ड रेवेन्यू और अक्रूड एक्सपेंसेस और अक्रूड रेवेन्यूज के साथ। हम इसे 1 बाय 1 डिटेल में देख सकते हैं। इस चैप्टर में आपकी जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस है, यानी हमारे पास एसेट्स मौजूद था और अब हम उसको आफ्टर सम टाइम पीरियड जब गुजर जाएगा तो उसको हम एज एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे। या हमारी लाइबिलिटीज़, कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज़ टू द रेवेन्यू, यानी मैंने सर्विसेज हमारी लाइबिलिटी थी, कोई चीज़ पेमेंट्स करनी थी और उसके टाइम पीरियड के बाद जब मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। अक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस जिस तरह से हमने बात करी, और अक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यूज़ को भी हम डिटेल में देख लेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। इनकी हम एडजस्टमेंट्स की साइड देख लेते हैं कि किस तरह से करेंगे। अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो हम बैलेंस शीट में उनकी जो एंट्रीज कर रहे होते हैं हम में उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं, डिक्रीज हो जाता है, और इनकम स्टेटमेंट में हमारा डेबिट साइड डिक्रीज हो जाता है। ये हम इसको जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास पहले से गिवन ट्रायल बैलेंस है जिसके में ही एडजस्टमेंट्स जो गिवन होगी उनको हम अकॉर्डिंगली अपने हर सिचुएशन के साथ साथ देखते जाएंगे। कन्वर्टिंग एसेट टू एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस या डेफर्ड एक्सपेंस, इसमें हम कर रहे होते हैं कि हम एक्सपेंस की फुल फ्लेज पेमेंट एडवांस में कर देते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद ग्रेजुअली जब हमारे पास ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब हम इसको अपने फाइनेंशियल ईयर में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हम इसको विद इन उस टाइम पीरियड में के एडजस्टिंग एंट्रीज के यानी एंड ऑफ द ईयर में हम उससे पहले एडजस्टमेंट्स करना चाहें तो उसमें हम किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं ये चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। कैश और एक्सपेंडिचर या कॉस्ट हमने जो बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में कराता है तो यूजुअली हम उसकी जिस टाइम पे कर रहे होते हैं हम उसकी एंट्री कर रहे होते हैं कि सप्लाईज या इंश्योरेंस या एक्सवाइजी कोई भी हमारे पास जो चीज़ है जिससे के लिए हम पहले पेमेंट कर रहे हैं
हम उसको अपने डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें हमने अपनी कोई भी एसेट को अपने पहले डेबिट साइड पे नोट डाउन कर लिया है, और रेगुलर एंट्री जैसे हम अपनी जर्नल में लिख रहे होते हैं कि कैश को हम हमेशा क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं कि हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, हमने उसको अपने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नोट कर लिया, और इंश्योरेंस या जिस चीज़ की हमने पेमेंट देके वो चीज़ हासिल कर ली है वो हमारा एसेट हो जाएगा, और तो हम उसको अपने डेबिट साइड पे लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब जब इसके हम एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो तब हम यहाँ लिख रहे होते हैं कि उसको हम एज एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इनिशियली हमारा एसेट था, अब हमने इसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब हमें सप्लाईज एक्सपेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंस या जो कोई जिस चीज़ की भी हमने पहले पेमेंट कर दी है अब हम उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करें, दैट एक्सपेंस को हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे, एंड सप्लाईज और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को या जो कोई हमारा जिससे रिलेटेड अकाउंट का एसेट होगा उसको हम अपने क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज किसी किस्म की सप्लाईज हैं जिसकी हमने प्रायर एडजस्टमेंट करनी है 31 दिसंबर को। इसमें अगर हम देख सकते हैं कि उन्होंने हमें सप्लाईज अकाउंट में ऑलरेडी 1800 की अमाउंट है, एंड सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस 600 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है अकॉर्डिंग टू 30 नवंबर के लिए। अब जो हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं वो 30 नवंबर के अकॉर्डिंगली करें। हमने एज्यूम ये बात की है कि 1200 शॉप सप्लाईज रिमेन ऑन हैंड है 31 दिसंबर को, अब यानी 1 मंथ एडिशनल गुजर चुका है। इसमें से अब हमने इसके एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। हम किस तरह से करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था कि हम सप्लाईज एक्सपेंस लिख रहे हैं और शॉप सप्लाईज के साथ हम उसको अपनी क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। तो इसकी जब हमने एंट्री किस तरह से की है, वो एंट्री करने के लिए हम 1800 में से 1200 जो हमने एज्यूम की थी स्टिल रिमेनिंग ऑन हैंड हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ से हमने उसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास 600 की वैल्यू आ गई है। इस रिमेनिंग अमाउंट के साथ हम सिर्फ एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि बाकी सारी और ऑटोमेटिकली हमारे पास एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, सिर्फ ये एक टाइम पीरियड की रह गई हैं। तो इसको हम जो करेंगे तो सप्लाईज एक्सपेंस और को हम अपने डेबिट साइड पे लिख लेंगे, और शॉप सप्लाईज को हमने अपनी क्रेडिट साइड पे 600 अमाउंट के साथ हमने लिख लिया है। अब हमने देखना है कि इसकी हम हाइलाइट्स हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में हम किस तरह लिखते हैं। बिफोर एडजस्टमेंट हमारे पास जो सप्लाईज अकाउंट था उसमें 1800 वैल्यू थी और सप्लाईज एक्सपेंस में हमारे पास 6900 वैल्यू थी। अब जब हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है जो 600 के अमाउंट के साथ होगी, हम इसमें से सप्लाईज अकाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 600 को, यानी हम 1800 माइनस 600 कर देंगे, एंड हम अपने सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट में ये जो रिमेनिंग हमारे पास एक्सपेंस की वैल्यू 600 होगी इसको हमने ऐड कर देना, यानी यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे और इस पॉइंट पे हम इसको ऐड कर लेंगे। आफ्टर एडजस्टमेंट हमारे पास जब फाइनल अकाउंट आ जाएगा, सप्लाईज अकाउंट हमारे पास 12,000 आ जाएगा एंड सप्लाईज एक्सपेंस हमारे पास 75,000 आ जाएगा। हम इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ हम अपनी एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 मार्च को हमने इंश्योरेंस पॉलिसी पर 1 ईयर के लिए या हमने 4 ईयर के लिए परचेज की थी जिसकी अमाउंट हमारे पास बन जाती है 18,000। देन अब हमने देख लिया कि ये जो हमारे पास जितना भी ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज़ मौजूद हैं ये ऑलमोस्ट 30 नवंबर के अकॉर्डिंगली हमारे रिकॉर्ड्स में हैं। अब हमने ये बात कही कि ये हमारे पास जिसमें अगर हम पर मंथ के डिवीजन देख लें तो हमने 18,000 डिवाइडेड बाय 12 किया तो टोटल 1500 ईच मंथ की हमारे पास इंश्योरेंस की अमाउंट बन रही है एक्सपेंस। अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास 30 नवंबर के लिए जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये 13,500 की अमाउंट एक्सपायर्ड, इतना इंश्योरेंस हमने यूटिलाइज कर लिया है या इतना इंश्योरेंस का टाइम आउट हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है इंश्योरेंस का। अब रिमेनिंग हमारे पास जितना टाइम पीरियड रहता है वो टोटल यानी कि 3 मंथ्स का रहता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और हमारे पास अगर हम फरवरी देख लें और मार्च तक के पोर्शन के ट्रांसफर अगर हम मार्च तक का अपना टोटल कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जनवरी एंड फरवरी के 2 मंथ्स एंड दिसंबर का हमारे पास फुल मंथ यानी 3 मंथ्स हमारे पास रिमेनिंग रहते हैं इंश्योरेंस के। अब इसका इंश्योरेंस का यानी ये हमारे पास टाइम पीरियड जो आपका अमाउंट शो कर रहा है 4500 ये आपका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है जिसे हम अपने ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू 30 नवंबर के बाद। अब जब हम 31 दिसंबर को फाइनल अपना ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो 1 मंथ और गुजर चुका है, यानी कि अब हमारे पास 3 में से जितने मंथ रिमेनिंग रह गए थे कि हमने इंश्योरेंस को नहीं यूज़ किया था 1 मंथ और पास हो गया, तो अब हमने इसकी भी सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री इस 1 मंथ की यूज़ करेंगे, बाकी रिमेनिंग की हमारे पास अनएडजस्टेड एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये 1500 की जो यहाँ से हमने अमाउंट आइडेंटिफाई की थी ईच मंथ के लिए यही वाली अमाउंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि जो 1 मंथ पास हो गया, और जैसे हमने प्रीवियस एंट्रीज देखने का देखा था कि इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड पर और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा क्रेडिट साइड पर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 31 दिसंबर की जर्नल की एंट्री के लिए।
अब जब हम इसके आफ्टर एडजस्टमेंट्स के बाद हम इसे अपनी ट्रायल बैलेंस के लिए हाईलाइट्स देख लेंगे कि हम किस तरह से इसको आफ्टर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था 4500 का अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस 13500, ये हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन था। अब जब हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी तो ये 15,000 को हमने अपनी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस वाली अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड हम ऐड कर देंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस में ये 15,000 को हम अपने पास ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट अप टू डेट होकर आ जाएगा 3,000 एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास 15,000 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी किसी किस्म का भी प्रीपेड एक्सपेंस रेंट होगा, प्रीपेड कोई और सप्लाईज होंगी, प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, प्रीपेड रेंट है या कोई भी और प्रीपेड ऐसी अमाउंट होगी जिसे हम उसका एग्जैक्टली सेम प्रोसेस ऐसे ही हम कर रहे होंगे उस अपने उन तमाम एक्सपेंसेस को अपने प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्टमेंट्स के लिए। अब हमारे पास आ जाती है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हमने देखी कि डेप्रिसिएशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी हमारा एक एसेट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसकी लाइफ फिनिश हो जाती है या उसकी हम लाइफ जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होती है, उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ और उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं और जब उसकी लाइफ फिनिश हो जाती है तो हम उसको वाइंड अप कर देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये हम 9th चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे फिलहाल हम उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है और उसको भी हम अपने एडजस्टिंग एंट्री में इसमें एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि किसी भी एक डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के कॉस्ट को हम कैसे हैंडल करते हैं। ओवरनाइट ने एक बिल्डिंग परचेज की थी जिसकी प्राइस 36,000 थी और 22 जनवरी को उन्होंने परचेज की थी और जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ इन्होंने मेंशन कर दी कि सिर्फ 20 ईयर्स है। अब मंथली अगर हम डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट कर लें तो हमने इसकी 20 ईयर्स में टोटल हमारे पास 240 मंथ्स होते हैं और हमने इसकी प्राइस 36,000 को डिवाइडेड बाय 240 मंथ्स किया तो उसकी हमें पर मंथ की एक्सपेंस आ गई कि 150 इसका पर मंथ की डेप्रिसिएशन की रिकॉर्ड होगी। अब हमने इसकी एज्यूम हमने ये किया है कि ओवरनाइट ने कोई भी एक्सपेंस जनवरी के मंथ में रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमारे पास अब इसकी जो हमने बिल्डिंग की कॉस्ट के एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करनी है उसके अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि जो उसकी फुल 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है। हम उसके बाद जब हमने एक्सपेंस दिखा कि जनवरी के मंथ में उन्होंने कोई अपनी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की, फ्रॉम फरवरी से उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड किया है तो फरवरी से नवंबर तक की जितनी हमने एडजस्टमेंट की है 10 मंथ्स की फुल फ्लेज एडजस्टमेंट देखने के लिए ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड आ गई हैं। यानी जो नवंबर में हमारे पास ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है वहाँ पर इसकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड मौजूद है। अब जब 1 मंथ हमारे पास एडिशनल पास हो गया है अब हमने इसकी दिसंबर के मंथ की भी अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है 150 के लिए। तो उस केस में हम अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम अपनी डेबिट साइड पे लिख रहे हैं क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग को हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है 150 से ही। यानी जो 1 मंथ का हमारे पास एडिशनल अमाउंट आ रही थी जिसे हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था इस 150 के अमाउंट के अकॉर्डिंगली ही हमने नेक्स्ट मंथ की भी एडजस्टमेंट एंट्री यूज़ की। इसके बिल्कुल हमने वैसे ही किया जिस तरह के हम अपनी प्रीवियसली एंट्रीज को यूज़ कर रहे थे कि एक्सपेंस वाले को हमने अपने डेबिट साइड पे एंड मेन अकाउंट के साथ हमने क्यूमुलेटेड अकाउंट के साथ हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख लिया है। अब जब यहाँ से हम इसमें कर रहे होंगे कि बिल्डिंग की कॉस्ट हमारे पास थी 36,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मौजूद है 1500 एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी 1500 हमारे पास है। अब एडजस्टमेंट करते टाइम पे बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्डिंग एज इट इज़ हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा। हम 150 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऐड कर देंगे और हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी हम 150 को हमने ऐड कर देना है। तो आफ्टर एडजस्टमेंट बिल्डिंग एज इट इज़ 36 आएगा, accumulated depreciation हमारे पास 15,100 था तो यहाँ 1650 एंड depreciation expense जो बिल्डिंग के साथ है वो भी 1650 हो जाएगा। यानी इट्स मीन कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर दफ़ा में से सब्ट्रैक्ट ही करें या हर दफ़ा हम ऐड ही हों, हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इसमें पास ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। यानी यहाँ पर जो आप इस टाइम पे जो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं आपने उन एडजस्टमेंट्स को याद रखना होगा कि किस केस में हम उसकी उनको ऐड कर रहे होते हैं और किसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, हमने इसका एक बात जिन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है जिसमें हम एक ऑपोजिट एंड नॉर्मल बिहेवियर शो कर रही होती है और इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा अपने बैलेंस शीट में जब हम लिख रहे होते हैं तब हम बिल्डिंग में से इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। जो फाइनल अमाउंट आती है वो हमारी बुक वैल्यू होती है और इसको डिटेल में हम इसका क्या प्रोसेस है बुक वैल्यू का और किस तरह से हम कर देते हैं ये हम 9th चैप्टर में देख चुके हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम अनअर्न्ड रेवेन्यू की या डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं, यानी कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज टू रेवेन्यू। पहले हमारे पास वो लाइबिलिटी थी, अब हमने उसकी सर्विसेज देनी है, यानी हमने कैश पहले रिसीव कर लिया था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी लाइबिलिटी थी कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो अब हमने इसके फाइनली हम इसके सर्विसेज दे रहे होंगे। बिजनेस में कलेक्ट सर्विसेज फॉर इन एडवांस और उसकी परफॉर्मेंस बाद में कर सके, जिसके लिए जब हम एंट्री करते हैं तो हमने कैश पहले रिसीव कर लिया है तो कैश हमारे पास डेबिट आ जाएगा। एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम अपने क्रेडिट साइड पे लिख रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने इनकी लाइबिलिटी नहीं अर्न की, हमें ये अनअर्न्ड रेवेन्यू है। आफ्टर एडजस्टमेंट जब हम इसके एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो तब हम इसका एंट्री को हम अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं और रेवेन्यू अर्न को हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। यहाँ से अगर आप ये देख सकते हैं कि ये आपकी इसकी एंट्री, ये वाला जो हेड ऑफ अकाउंट है जिसकी एंट्री हमने ऑपोजिट डाली है, तो ये हमारा अकाउंट यहाँ ऑपोजिट एंट्री से एक साइड पे क्रेडिट था, अब ये डेबिट साइड पे हो गया। तो इट्स मीन कि अब जब जो कि सेम अमाउंट के साथ होगा, तो अगर आपको याद हो तो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट जब हम कर रहे होते हैं या हम आपको ज़्यादा इजीली हम देखें तो हमने चैप्टर 3 में अपनी डेबिट एंड क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए कोशिश की थी। तो जब हम यहाँ पर इस तरह ये वाला केस होगा तो इसमें हमारा जब अनअर्न्ड रेवेन्यू का टी अकाउंट होगा वो दोनों साइड पे बैलेंस्ड आउट होकर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा अपनी इसकी ऑपोजिट एंट्री डाल के हम इसकी एडजस्टमेंट कर रहे थे। मे बी इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज भी हो और जितना रिमेनिंग हो वो ना एग्जैक्टली से ना भी हो, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यूज बराबर आके अनअर्न्ड रेवेन्यू का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने कोई दिसंबर 1 में इनको रेंट की स्पेस रेंट आउट की है, अपनी हार्बर वालों ने अपनी एग्रीमेंट की, जिसकी आप रेंट की अब 33,000 पर मंथ के हिसाब से उनकी अकाउंट वैल्यू है। टोटल 9 मंथ्स के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स में अब हमारे पास इसकी एंट्री की हार्बर की फर्स्ट 3 मंथ का रेंट इन एडवांस में दे दिया है, तो यानी हमने 3 मंथ्स का दिया है, तो यह हमारे पास आ जाएगा 9,000। इसकी जर्नल की एंट्रीज हम किस तरह से रिकॉर्ड अपने पास कर रहे होंगे कि कैश हमें रिसीव हो गया 9,000, अनअर्न्ड रेवेन्यू और रेंट में हम इसको रेवेन्यू के साथ हमने इसको 9,000 ही पे यहाँ लिख दिया है। अब जब इसके एडजस्टमेंट एंट्रीज हम कर रहे होंगे तो हमने कहा कि ये हमारे पास अभी तक लाइबिलिटी थी, इसको रेवेन्यू अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है। जैसे हमने प्रीवियसली बात हम अभी कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पर ये आपका लाइबिलिटी अकाउंट है, एक रेवेन्यू में नहीं है, और एक 1 मंथ और पास हो गया है सिर्फ उस केस में 31 दिसंबर के लिए। तो यहाँ पर हमने इस केस में जब हम एंट्री करेंगे तो हम 1 मंथ के एडिशनल रेंट अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू को हम 3,000 के साथ डेबिट साइड पे लिखेंगे और रेंट रेवेन्यू अर्न को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है। यानी हमने सिंगल एक फर्स्ट मंथ की एंट्री की कि अब जब हमने पहला मंथ गुजर गया है हमने उसके एडजस्टमेंट एंट्री का हमने कॉस्ट किया, अब यानी इन केस फर्स्ट मंथ ऑफ रेंटल पीरियड का स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से हमने इसकी एंट्री हम किस तरह से की वो हमने देख ली कि ये हमारे पास 9,000 में से आया, किस तरह के टोटल जब 9,000 थी ऊपर हमने देख ली, उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो हमने इसकी ईच मंथ की हिसाब कैलकुलेट करके देख ली कि हमने किस तरह से इसको किया है। इसकी हमने देख ली कि अब एडजस्टमेंट हाईलाइट्स हम ट्रायल बैलेंस में किस तरह से करे होंगे। रेंट रेवेन्यू अर्न जो 9,000 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3,000 के अमाउंट को, क्योंकि 3,000 ऑलरेडी एडजस्टमेंट की तरफ हो जा चुका है। और रेंट रेवेन्यू अर्न यहाँ पर कोई भी अकाउंट पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो ये अब हमारे पास इसमें एक नया अकाउंट हेड ऑफ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो कि हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और उसकी 3,000 के अमाउंट के साथ यहाँ पर उसको अपने क्रेडिट साइड पर हमने नोट डाउन कर लिया है। अक्रूइंग अनपेड एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस, हम उस टाइम पे कहते हैं कि कोई भी हमारे कोई एक्सपेंस अकर हो चुका है लेकिन स्टिल उनकी पेमेंट नहीं की, वो हमारी लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी हमारी लाइबिलिटी बनी हुई है। जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे यानी उसके एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे होंगे तब हम एक्सपेंस अकाउंट को हम अपनी डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं और लाइबिलिटी जो पेएबल ड्यू रहती है उसको हम अपने क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं। जैसे इंटरेस्ट है, सैलरी है, वेजेस हैं, हम इनको इस तरह से लिख के एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। जिस अक्रूवल वेजेस और सैलरीज एक्सपेंस को हम देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि इस सर्विस में उन्होंने इस एग्जांपल में बताया है कि कंपनीज आर्ली बेसिस पे पेमेंट कर रही होती है या डेली बेसिस पे पेमेंट कर रही होती है ओवरनाइट की, जो एवरी फ्राइडे को पेमेंट होती है मंथ की। बट जिस करंट ईयर की एग्जाम्पल उन्होंने दी है वो मंथ उनका ट्यूसडे को एंड हो रहा है 3 days बिफोर द नेक्स्ट शेड्यूल पेमेंट के लिए। ऑब्वियसली इन्होंने अब जब मंथ किया तो ये ओवरनाइट एम्प्लॉयज़ ने मोर देन अ वीक पेमेंट कर ली है और उनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, अनपेड स्टिल ड्यूज रहते हैं, इनके पास अनपेड है। अब जब हमने यहाँ पर इनकी टाइम की ओवर ड्यू पेमेंट करनी है तो उस केस में हम देखेंगे तो टोटल उनकी एम्प्लॉयज़ के ओवरनाइट की वर्किंग एम्प्लॉयज़ है वर्क 130 आवर्स की पेमेंट टोटल हो गई है, इन टोटल उनकी वर्किंग 130 आवर्स की हो गई है। इसकी पेमेंट में जब हमने कराने के लिए देखना है तो हमने कहा कि $15 पर आवर की पेमेंट होती है।
अब जो दिसंबर के मंथ की हमने एडजस्टमेंट देखनी है तो वो हमारे पास टोटल आ जाएगी 1950, जो कि पूरे दिसंबर में इनकी वर्किंग आवर्स हैं, यानी 130 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या, तो 1950 हमारे पास वर्किंग आवर्स। अब इसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से करनी है, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा था, वेज एक्सपेंस को हम अपने डेबिट साइड पे लिख लेंगे और वेज पेएबल को हमने उनकी क्रेडिट साइड पे लिख लेना है। और इसके अब हम एडजस्टमेंट किस तरह से एंट्रीज कर रहे होंगे अपने आफ्टर ट्रायल बैलेंस में, जब हम इसकी एंट्री कर रहे होंगे तो अब हमारे पास वेज एक्सपेंस जो ऑलरेडी एक अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें हमारे पास 56,800 के अमाउंट है, एंड सैलरी पेएबल हमारे पास कोई भी नहीं है, ये जीरो है, यानी अब तक का हमारा अमाउंट हमने क्लियरली रखा हुआ था, सारी सैलरीज हम पे कर रहे थे। जब इसके हम एंट्रीज देख रहे हैं तो हम पेएबल वाली जो हमारा पोर्शन है वेजेस पेएबल या सैलरीज पेएबल में हमारा नया अकाउंट क्रिएट होगा जिसमें हम 1950 के साथ फुल फ्लेज अकाउंट हम अपने साथ में रख रहे होंगे, ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे होगा। वेज एक्सपेंस या सैलरी एक्सपेंस वाले अकाउंट में हम ऐड कर देंगे अपने पास 1950 के अमाउंट को, तो ये वाला जो हमारा है वेजेस पेएबल वाला, इसका एक नया अकाउंट हमारे पास, ये सैलरी पेएबल का नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा क्रेडिट साइड पर आफ्टर एडजस्टमेंट, जिसमें हमारे पास सेम अमाउंट रहेगी 1950। एंड वेज एक्सपेंस में जब हमने ऐड कर लिया 56,800 में अपना ये 1950 की अमाउंट, तो ये हमारे पास वेज एक्सपेंस में 58,750 बन जाती है। हमारे पास नेक्स्ट हम इसमें से देख लेते हैं अक्रूइंग अनकलेक्टेबल रेवेन्यू और अक्रूड रेवेन्यू में। ये हमारे पास केस उस वक्त आ सकता है कि जब हमारे पास हमने कोई रेवेन्यू पे कर दी है लेकिन स्टिल हमें अभी पेमेंट इसकी रिसीव नहीं हुई, हमें इसकी पेमेंट रिसीव होनी है। हमारे पास ये इसकी जब एडजस्टमेंट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे जिससे हम करेंगे कि अप्रोप्रिएट जो भी जिस भी एसेट के साथ हमने एसोसिएट कर रहे हैं, इंटरेस्ट है, कोई सर्विस पे की है किसी किस्म के है, हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स को हम डेबिट लिख रहे होंगे और उसी एसेट का एसोसिएटेड या अप्रोप्रिएट एसेट का रेवेन्यू अकाउंट है, सर्विस रेवेन्यू, इंटरेस्ट अर्न रेवेन्यू के अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं। ये सिचुएशन समटाइम्स में उस टाइम पे आकर हो सकती है कि जब हमने सेम कस्टमर या सेम क्लाइंट के लिए एडिशनल सर्विसेज परफॉर्म कर दी है या हमने एडिशनल नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए भी सर्विसेज परफॉर्म कर दी है लेकिन उस कस्टमर ने अभी तक हमें पेमेंट नहीं की है, तो हमारे पास जैसे ही वो हमारे रिसीवेबल्स के फॉर्मेट में रहता है तो उसकी जैसे हमें पेमेंट रिसीव, हम अकाउंट रिसीवेबल की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर इस कंपनी ने ओवरनाइट सर्विसेज ने कोई रिपेयर सर्विस की एग्रीमेंट किया है जिनकी फ्लैट रेट उन्होंने 1500 पर मंथ पे चार्ज करना स्टार्ट किया। अगर अब इसकी पर डे की वैल्यू हम देखना चाहें तो पर डे की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1500 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 50, यानी पर डे की वैल्यू हमारे पास $50 पर डे की वैल्यू का कैलकुलेट होते हैं। उसने कोई एग्रीमेंट एसेट रिटर्न नहीं शो किया क्योंकि किसी कसम या कोई बिल नहीं शो किया क्योंकि स्टार्टिंग मंथ में तक कोई भी हमारे पास सर्विसेज नहीं आई थी। 15 दिसंबर को उन्होंने कुछ पेमेंट अपनी सर्विसेज अपने स्टार्ट की हैं। फर्स्ट मंथली पेमेंट जनवरी तक कोई भी रिसीव नहीं होगी लेकिन उन्होंने कुछ पेमेंट अपनी 15 दिसंबर को की है, इसके बाद उसकी टोटल 15 डेज की कॉस्ट 750 बनती है। इसको कैलकुलेट किस तरह से हमने किया, हमने कहा 50 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 750 बन रही है। अब जिसकी एंट्री हम यूज करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल, ये ड्यू अमाउंट बन रही है, अकाउंट रिसीवेबल हम 750 से हमारे पास डेबिट साइड पे रहेगा और ये रिपेयर सर्विस रेवेन्यू के थ्रू आ रहा है तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे रहेगा। अब इसके एडजस्टमेंट जब हम देख लेंगे तो हमने कहा अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी हमारे पास 6500 का एग्जिस्ट कर रहा था उसमें, और हमारे पास रिपेयर सर्विस रेवेन्यू की अमाउंट 171250 की आ रही है। एडिशनली जब हम इसमें से करेंगे तो ये दोनों अकाउंट हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में भी 750 ऐड हो जाएगा और ये हमारे पास रेंट रिपेयर रेवेन्यू सर्विस में भी ये ऐड अमाउंट हमारे पास 750 की हो जाएगी। तो फाइनल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी अकाउंट रिसीवेबल में 7250 एंड 172,000 रिपेयर सर्विस रेवेन्यू अकाउंट में आ जाएगी हमारे पास। देन अब इसके अगर जब हम फाइनल आगे एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे जनवरी में तो उसकी हम डिटेल एंड वहाँ से हम देख सकते हैं कि कैश टोटल हमें 1500 रिसीव हो रहा होगा जिसमें से अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 750 से ऑलरेडी आ चुका और रिपेयर सर्विस रेवेन्यू के साथ जो हमें मिल रहा है 750, इसके साथ कंबाइन करते हुए हम अपनी नेक्स्ट मंथ की एंट्री को यूज़ कर रहे हैं। ओवरनाइट सर्विस का इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से करते हैं हम उसको देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपनी इनकम बिफोर इनकम टैक्स की एंट्री में आ जाती है 66,570 अमाउंट है बिफोर इनकम टैक्स पेमेंट करने से पहले इनकी टोटल अमाउंट एस्टिमेटेड इनको जो इनकम टैक्स इंटायर ईयर का पे करना है उसकी कैलकुलेशन पे 40% के अकॉर्डिंगली हमने देखा तो 26,628 रुपीज़ है जिसे हमने इनको इनके एस्टिमेटेड अमाउंट बनती है इनकी। और उन्होंने जब इनकम टैक्स रिकग्नाइज थ्रू नवंबर के अमाउंट के साथ हमने देख ली
यानी अब इन्होंने 1 मंथ पास आउट हो चुका है जिसकी एडिशनल पेमेंट करनी है, तो उस एडिशनल पेमेंट से उन्होंने कैलकुलेट कर ली कि 1 मंथ का इनकम टैक्स कितना बन रहा है, वो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया 4020। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी जैसा कि हमने पहले वाले पोर्शंस में देखी थी, इनकम टैक्स एक्सपेंस के साथ हम इसको अपनी डेबिट साइड पे लिखेंगे और इनकम टैक्स पेएबल हमारे पास हमने इसकी अपनी क्रेडिट साइड पे लिखी, यानी इन एंट्रीज को हम अकॉर्डिंग टू दी गिवन सिचुएशन के साथ ही हम इनके एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। यहाँ से इसके अब जब एडजस्टमेंट देख लें तो इनकम टैक्स पेएबल अक्टूबर टू नवंबर की टाइम पीरियड का ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था 1560। इनकम टैक्स एक्सपेंस हमारे पास जनवरी से सितंबर का मौजूद है 22608। इसको जब हमने एडजस्टमेंट किया तो दोनों साइड पे हम इनको इनकम टैक्स पेएबल को भी जो हमारे पास पेएबल थी 4020 को ऐड करना है और इनकम टैक्स एक्सपेंस को में भी हम दोनों को ऐड कर देना है। फाइनल अमाउंट हमारी ये बन जाएंगी एडजस्टमेंट्स की। नेक्स्ट अब हमारे पास जो इनकम टैक्स अनप्रॉफिटेबल पीरियड्स का अगर हमारे पास हो तो हम उसके इनकम टैक्स पेएबल को हम एडजस्टमेंट एंट्री जो उसकी यूज़ करते हैं इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड की एंट्री यूज़ होती है। इनकम टैक्स पेएबल हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाता है और इनकम टैक्स एक्सपेंस हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन जो अकाउंटिंग का बेसिक गैप प्रिंसिपल है उस पे बेस्ड है। यानी जिस प्रोसेस में जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जिस पॉइंट पे वो हमें बिजनेस एसेंशियली कंप्लीट अर्निंग प्रोसेस कर लेगा या सेल्स वैल्यू और गुड सर्विसेज हमारे पास सर्विस हमें मेजर्स हो जाती हैं उसी पॉइंट पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इंडिकेट दैट रेवेन्यू एंड सर्विसेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम दे आर रेंडर्ड, यानी जिस भी पॉइंट पे हम उन सर्विस को परफॉर्म कर रहे होते हैं हम उसी पॉइंट पे इनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमें बाद में उनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज की भी ज़रूरत पड़ती है। और सेकेंडली जो हमारे पास बेस्ट प्रिंसिपल है वो है मैचिंग प्रिंसिपल पे, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास जिस जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस होते हैं इनकी सेम अकाउंटिंग पीरियड में उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस या उनसे रिलेटेड रेवेन्यू वाइस वर्सा दोनों सिचुएशन की होनी चाहिए, तभी इनकी हम एक परफेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री यूटिलाइज हो सकती हैं। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी बेसिकली दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट हमारे पास थर्ड आ जाता है रूल के, वो हमारे पास ये होती है कि आपकी कोई भी आपकी कॉन्सेप्ट में या कोई भी एसेट हो उसकी मटेरियलिटी के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूएशन की जाती है। यानी ये बात हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी के लिए किसी बिजनेस के लिए कोई एसेट या कोई कॉस्ट उनकी लोअर हो सकती है, उसी चीज़ उसी डिफरेंट एसेट के लिए दूसरी बिल्डिंग के लिए वो कॉस्ट उसकी हायर एक्सपेंस बन सकती है। अगर हम ज़्यादा प्रोफेशनल देखें तो ये जजमेंट उनकी प्रोफेशनल बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि किसी कंपनी के लिए $1000 का एक्सपेंडिचर बहुत माइनर एक्सपेंडिचर हो सकता है, किसी के लिए वो बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर या ज़्यादा बेहतर सर्विसेज भी बन सकती हैं। यानी हमने अपनी सर्विसेज और अपनी परफॉर्मेंस उस बेसिस पे करना होता है जहाँ पर हम ये देख सकें या उस जजमेंट को कर सकें कि ये कॉस्ट आपकी किस चीज़ के लिए है। मे बी जैसे अगर हम बात करें कि कोई हम छोटी सी स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं या अगर हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस है उसके लिए हमको स्टेशनरी हो लैपटॉप्स हो तो एक माइनर बिजनेस कहला एक्सपेंस में वो इंक्लूड करना है। लेकिन यही किसी आप एक छोटा बिजनेस के लिए देखेंगे वो अगर कोई लैपटॉप परचेज करना है तो उनके लिए ये मेजर एक्सपेंस होगा। तो यह इसकी ये कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि ये बिजनेस की और प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारा बिजनेस ही कि इसको कितनी वैल्यू इसकी दी जाए, इसका एक्सपेंस को ह्यूज एक्सपेंस या इसको माइनर एक्सपेंस कहा जाए। एंड थैंक यू सो मच, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।